अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे आप खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों याद है आपको कि मैंने आपसे गुज़िश्ता व्लॉग में कहा था कि मैं जो उम्रे पे गया था तो उस दौरान में क्या क्या प्रॉब्लम फेस आई, जाने से पहले जो जो मेरे साथ मामला हुए, तो मैं सोचा आपके साथ में शेयर करूँ। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि सन 2008 की बात है, मुझे जाना था उम्रे पे। तो जब दोस्तों मैंने अपने वालिद साहब से ख्वाहिश ज़ाहिर की जब उम्रे पे जाने के लिए, तो उन्होंने फ़ौरन रज़ामंदी ज़ाहिर की अपनी और मुझे कहा कि आप अपनी तैयारी शुरू करो। बहरहाल जब मैंने पासपोर्ट बनवा के मैं आया तो मुझे पता चला कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक नई पॉलिसी आई है। वो पॉलिसी ये थी कि कोई भी इंडिविजुअल हज या उम्रा नहीं कर सकता, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो बगैर महरम के अपने हज उम्रा नहीं कर सकता। तो यहाँ आके थोड़ी सी कहानी ख़राब हुई। तो मैं कुछ ग्रुप्स के पास गया कि भाई अगर आप जा रहे हैं तो आप मुझे भी शामिल कर लें अपने ग्रुप में। उन्होंने कहा भाई, किसी ने कहा कि जो है ना ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया, किसी ने कहा कि हम जा नहीं रहे। तो बहरहाल मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया और यही अल्लाह से दुआ करा कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी फरमा और कोई ऐसा बंदोबस्त फरमा दे कि बस मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन 15 से 20 दिन गुजरे होंगे तो मेरी कज़न जो है वो मेरे वालिद साहब के पास आई और उन्होंने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि जो है ना हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं उम्रे पे, तो आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। हम ये कि अभी हमने अपने ज़हन बनाया, अभी ये कि हम अपना पासपोर्ट वगैरह ये चीज़ें बनवाना शुरू कर रहे हैं, तो आप दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हमारे सारे काम बआसानी निपटा दे। बस वहीं पे एक मौका था मेरे पास कि मैं जो है ना यहाँ जो है ना किसी तरह से अपनी इस ग्रुप में जगह बना लूँ अपनी कज़न के साथ। तो वो थे 4 मेंबर। अब सबके उनके पासपोर्ट वगैरह बनकर आ गए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप ये था कि हमें जाना था एजेंट के पास, उससे बात करने कि भाई क्या पैकेज है और अच्छे से अच्छा क्या पैकेज है, उसके हवाले से सारा हमने मालूमात करने का। उसने हमें पैकेज बता दिया कि आपका 20 दिन का पैकेज है और आपके इतने लगेंगे, उसमें सारी सहूलतें उसने हमको इंक्लूड करके बता दी। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उससे कहा यार एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये कि हमारे साथ एक फैमिली है, मैं हूँ इंडिविजुअल, वो पूरी फैमिली है। उसने कहा ऐसे तो जा नहीं सकते आप। मैंने कहा आपके पास इसीलिए आए कि आप कोई रास्ता बनाएं ऐसा कि मैं पहुंच जाऊं उनके साथ। उसने कहा अच्छा मैं ट्राई करता हूँ कि उसके भी जहन में नहीं था कि आगे ऐसा क्या होगा, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट जब उसने जमा किए हैं सबके हमारे, तो जो मेरी कज़न थी उनसे उनका निकाह नामा और उनके शौहर का NIC वगैरह ऐसे वो तो सब एक जो लीगल चीज़ें थी वो तो उन्होंने ले ली। अब उसने कहा कि जो ना मैं काम ये करता हूँ कि एक एफिडेविट बना दूंगा, बल्कि उसने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि डॉक्यूमेंट में हम ये शो कर देंगे कि ये आपकी बहन है। मैंने कहा देखो प्रॉब्लम ना हो जाए। उसने कहा कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहो, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई तो हम इसको हैंडल कर लेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। मैंने कहा ठीक है, एक कोशिश करके देख लेते हैं। तो दोस्तों तकरीबन एक हफ्ते के बाद उसकी मुझे कॉल आती, बोला यार जो है ना वो मामला बैठा नहीं है। अब वो मांग रहे हैं आपके वालिद का शनाख्ती कार्ड की कॉपी, कि वो आपके वालिद का और आपकी कज़न के वालिद सेम है या अलग अलग है, वो वेरीफाई करेंगे। तो वहाँ थोड़ा सा मामला हमारा ख़राब हो गया। मैंने कहा यार ये तो मैंने आपसे पहले कहा था कि, उसने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं हो, मेरे पास एक रास्ता और भी है। और वो रास्ता ये कि मैं एक एफिडेविट बनवाता हूँ और उस पर ये लिखूँगा कि आप और ये जो आपकी कज़न है, आप दोनों खाला भांजे हैं। तो मैंने कहा देख लो अगर गड़बड़ ना हो जाए। उसने कहा कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाएं। मैंने कहा ठीक है, आप बिस्मिल्लाह करें। तो दोस्तों उस एजेंट ने एफर्ट करी तो वो मामला हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा दोस्तों ये मामला तो हो गए, सबके वीज़े लग के आ गए। तो अच्छा पासपोर्ट से लेके और वीज़े बनने तक तकरीबन जो है ना हमको 1.5 से पौने 2 महीने बहुत वेट करना पड़ा। कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी मतलब छोटी मोटी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई रहेगी। एनीवे तो अच्छा दोस्तों जब वीज़ा आ गए, फिर हम लोगों की जो छोटी मोटी तैयारी थी वो हम लोगों ने कंप्लीट करना शुरू करी। छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी बस। फिर दूसरा स्टेप ये कि रिलेटिव से मिलना, दोस्तों यारों से मिलना। उसी दौरान फिर एजेंट की मुझे दोबारा कॉल आती कि भाई मैंने आप लोगों की रिजर्वेशन करवा दी है, अगले हफ्ते में फ़ला डेट को आप लोगों की फ़्लाइट है, तो आप लोग जो तैयारी कर लीजिएगा अपनी और इतने बजे आप लोगों को यहाँ से निकलना है। ठीक है। तो दोस्तों सब दोस्तों हमसे सबसे मुलाकात हो गई, रिश्तेदारों से मुलाकात हो गई, ऑफिस में मिल ली। ऑफिस से मैंने छुट्टियाँ भी ले ली कि भाई मेरे 20 दिन का उम्रा है और मैं 2 दिन एक्स्ट्रा यानी कि 22 दिन की मैंने छुट्टी ली थी। तो मैंने कहा भाई मैं 22 दिन के लिए अपना ऑफ करूँगा कि मैं जाना उम्रे पे। ठीक है, उन्होंने बगैर कोई एतराज़ किया, ऑफिस से मुझे छुट्टियाँ मिल गई।
हम लोग जब यहाँ से निकल रहे थे उससे एक दिन पहले मैंने एजेंट को कॉल करी, तो मैंने उसको कहा कि यार हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वगैरह कुछ है तो नहीं कि हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे फिर वहाँ से हम लोगों को डिपोर्ट करें या फिर मामला ऐसा हो जाए कि कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो, क्योंकि हम लोग पीछे सारी परेशानियाँ देखते आ रहे थे, कभी कुछ मसला कभी कुछ मसला, इस तरह से बस वो एक चीज़ चल रही थी कि यार टेंशन थी कि बस अब पहुँच जाए वहाँ पे। मामला जो है ना काफ़ी डिले हो गए थे हमारा ये था कि रबीउल अव्वल का महीना था कि 12 रबीउल अव्वल हम लोग को वहाँ मिल जाए, तो बस एक ख्वाहिश थी। बहरहाल अब जब मैंने उसको कॉल करी तो वो खामोश हो गया एकदम। उससे कहा जो है ना मैं आपको थोड़ी देर के बाद फ़ोन करूँगा। तो मुझे अब जो है ना बस दोस्तों बेचैनी शुरू हुई कि क्या मामला है क्या है। सारी तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया, हम लोग घर से निकलने वाले हैं, कल सुबह 11 बजे की फ़्लाइट है और हमें 10 बजे रात को यहाँ से निकलना है। तो अब ये क्या कौन सा सीन है भाई। तो दोस्तों उसकी कॉल नहीं आई, जो मैंने 15 मिनट बाद उसको दोबारा कॉल की। मैंने कहा आप मुझे सही से बताओ क्या बात है क्या मसला है, ताकि उसको सॉर्ट आउट तो करें। मसला क्या है? उसने क्या जो मैंने रिजर्वेशन आपकी करवाई थी वो कैंसिल हो गई है, बस ये उसका कहना था। भाई आपके भाई को एक चढ़े उतरे। मैंने कहा यार आपने अच्छा नहीं किया, आप हमें कब से परेशान कर रहे हो, कभी वीज़े में मसला कभी कुछ इस तरह से आपने हमें कितना टाइम ज़ाया किया आपने हमारा। उसने अपोलोजाइज़ किया। उसने कहा मुझे 2 दिन का टाइम दे दें, मैं आपको कोई ना कोई वरना 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको भेज दूँगा। मैंने कहा मुझे आप एक काम करें, पेमेंट सारी वापस करें, मैं किसी और एजेंट से बात कर दूँ, मुझे लग रहा है ये आपके बस का काम नहीं है। उसने कहा कि नहीं आप बेफिक्र रहें, मुझे पहली कोई भी फ़्लाइट मिली, कल की मिली परसों की मिली जैसी मिली ना, आप अपनी तैयारी पूरी रखें तो मैं आपको कॉल करूँगा, आप फ़ौरन बस निकलिएगा यहाँ से। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको 2 से 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ, आप 2-3 दिन में अगर अरेंज करते हैं तो ठीक है, वरना आप पैसे सारे रिटर्न कर दीजिएगा। उसने कहा ठीक है सर। तो दोस्तों अब नेक्स्ट डे था सैटरडे, तो अब सब के मुँह उतरे हुए क्योंकि सबसे मिल के आ गए, घर वाले भी खुश सब खुश। तो अब वालिद साहब ने मुझे कहा बेटा ऑफिस से छुट्टियाँ लिया तो ऑफिस चले जाओ। तो मैंने कहा नहीं ऑफिस तो नहीं जाऊँगा, मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। मैंने यार मैं मतलब अजीब सा लगेगा। तो उन्होंने मुझे समझाया ये अल्लाह की तरफ से देर हो रही है, कोई ना कोई बेहतरी होगी, आप ऑफिस जाओ, अपनी रूटीन में आओ दोबारा। क्योंकि मैं बिल्कुल अपसेट हो गया था, ना मुझसे खाना खाया जा रहा है, ना मुझसे बात की जा रही थी, और मतलब मैं बाहर ही नहीं जा रहा था। मैं नमाज़ भी इतना कि मैंने घर में ही पढ़ी सारी। तो फिर ये कि मैंने हिम्मत करी, मंडे वाले दिन में फिर ऑफिस गया तो मेरा मजाक बना। तो हमारे एक मैनेजर थे, तो वो थोड़ा हम लोगों से हंसी मजाक कर लिया करते थे। तो उन्होंने कहा अरे भाई मुबारक हो आपको, उम्र मुबारक हो, खजूर पानी कहाँ है, आप तो बहुत जल्दी आ गई है। वो ऐसा शर्मिंदा ना करें, ज़मीन में ना गाड़ें, मैं वैसे ही टेंशन में हूँ, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो वाला ने कहा भाई जो अल्लाह की तरफ से होता है, खैर आप परेशान नहीं हो जाएगा आपका, इसी हफ्ते में मामला आपका हो जाएगा। मैंने कहा सर ठीक है। तो दोस्तों मंडे का दिन गुजर गया खैरियत से। बस यही था कि कॉल आए बार बार अपना मोबाइल चेक करना और पीटीसीएल से कॉल करके पूछना कि भाई क्या हुआ। उसने आप बेफिक्र रहने में कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट डे था ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को इसकी मुझे कॉल आती है कि हुमायूं मुबारक हो, आप लोगों की फ़्लाइट कल की कन्फर्म है शाम 7:25 की। तो उसने मुझे कॉल की थी मोबाइल पे, मैंने कॉल काटी उसकी, मैंने उसको दोबारा फिर फ़ोन किया। मैंने कहा यार आप मुझे सही बताओ, ख्वारी नहीं करवाना, सच बताओ क्या मामला है। उसने कहा भाई आप लोगों के टिकट जो है और पासपोर्ट सब मेरे हाथ में है, ये आपको कल मिलेंगे कराची में ही। आप शाम को 5 बजे एयरपोर्ट पहुँचिएगा, वहाँ मैं आपको सब चीज़ें आपको दे दूँगा आपके हाथ में। मैंने कहा अगर आप अभी कर दो। उसने कहा नहीं अभी तो मैं कराची में हूँ, मैं अभी आपको कैसे दे दूँ। उसने कहा बेफिक्र हो, सब चीज़ें मेरे हाथ में हैं, आप टेंशन नहीं लें, आप बेफिक्र होकर निकलिएगा, आपको सब चीज़ें वहीं पे मिल जाएगी एयरपोर्ट पे। बहरहाल लेके हमने अपना सफ़र का आगाज़ किया और एयरपोर्ट पहुँचे। बहरहाल लेके जब सब चीज़ें हाथ में मिल गई तो तसल्ली मिली, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अब कराची से हम जद्दा पहुँचे। जद्दा एयरपोर्ट पे जब हम पहुँचे तो वहाँ भी एक भंड हो गया। तो जो इमिग्रेशन वाले थे उन्होंने मुझे रोक लिया और मेरी कज़न ने उनको साइड में किया, बाकी सबको पैसेंजर को सबको जाने दिया। अब जो है उन्होंने मेरा पासपोर्ट रखा और मुझसे फिर सवालात किए उन्होंने। तो जो सवालात मैं समझ पा रहा था वो, क्योंकि वो भी अपनी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे थे, प्योरली वो तो अरबी थे लेकिन अपनी टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे थे, तो मैं उनको जवाब दे रहा था। तो उन्होंने लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा
मेरी कज़न के बारे में कि ये आपकी कौन है, क्योंकि मैंने ये ऐसा सुना था कि वीज़े के दौरान जो मामला होते हैं, जब वीज़े रुक जाते हैं किसी के या कुछ ऐसा मामला होता है, तो सारा डेटा उनके पास फीड हुआ हुआ होता है कि किस रीज़न की वजह से ये वीज़ा नहीं आया। बस गया, मैंने कहा अभी मुझे रिपोर्ट कर देगा भाई, जाइए बेटा शाबाश, घर को कटो। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर उसने थोड़ा सा मजाक किया मेरे साथ और फिर उसने मुझे रिलीज़ कर दी कि आप जाएँ, ठीक है भाई। लोग जब पहुँच गए, बस दोस्तों यहीं तक थी परेशानी। और परेशानी क्या कह लें, अल्लाह ताला की तरफ से मसलहत थी कि राइट टाइम पे राइट जगह पे पहुँचे और वक्त यही लिखा था। तो दोस्तों मैंने ये सुना था, बल्कि पढ़ा था कि अगर आप कोई नेक काम कर रहे हैं और उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो काम आपका बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जब वहाँ पहुँचे उसके बाद हमें कोई परेशानी नहीं हुई और सारे मामला बहुत अच्छे तरीके से, सारे अरकान उम्रे के बहुत अच्छे तरीके से हुए। और ये जो कहते हैं ना कि काबे में पड़ी जब पहली नज़र, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया, वाकई ऐसा था कि जब हम लोग काबे की नज़र पड़ी है पहली हमारी, तो दोस्तों बस आंसू नहीं रुक रहे थे और ज़बान पे कोई लफ्ज़ ही नहीं आ रहा था कि क्या मांगे क्या नहीं मांगे, अपने आप को संभालें, दुआ मांगे, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। फिर ये कि कुछ देर के बाद अपने आप को संभाला और खूब अल्लाह से इल्तिजा की, खूब दुआएं की और बस ये कि फिर उम्रा शुरू किया हम लोगों ने, क्योंकि थकान भी बहुत हो गई थी। यहाँ पे तो आ गए मक्के में, उम्रा भी कर लिया, ज़ियारतें भी हो गई। अब बस वही ये था कि अब तड़प ये थी कि बस अब मदीना शरीफ पहुँच जाए। जब हमें मदीना शरीफ जाना था, एक दिन पहले सारी अपनी तैयारी करके और कपड़ा वपड़ा इस्त्री करके कि नहीं भी सुबह जाना है। तो दोस्तों एक मतलब जुस्तजू थी कि बस पहुँचना है। तो हमारा लिए कि वो सफ़र भी बस अब जैसे जैसे मदीना शरीफ करीब आता जा रहा था, दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। दोस्तों बस दिल में ये था कि हम इतने गुनहगार और हम ऐसी हस्ती के पास जा रहे हैं कि नहीं, बिलीव नहीं हो रहा था कि नहीं हम वहाँ वाकई में जा रहे हैं। बहरहाल जब पहुँचे वहाँ पे, तो आप बिलीव करें कि जब मैं हरम की तरफ जा रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि बॉडी में जान ही नहीं है और आंसू इतनी बुरी तरह से बस ज़बान पे दुरूद शरीफ का वर्ड जारी था। जब गुंबद खज़रा पे नज़र पड़ी, बस फिर कंट्रोल नहीं हुआ दोस्तों। फिर वाकई ही में जो है ना सब कुछ भूल गया, सब कुछ जहन से निकल गया, बस वो मंजर था सामने और मैं था। बहरहाल लेके फिर हुजूर के रोज़े पे हाज़िरी दी, सलाम अर्ज़ किया और नाक का हदिया पेश किया और उसके बाद जो मामला हुए बहुत दोस्तों, सारे मामला जो है बहुत अच्छे तरीके से हुए और बस वो एक सफ़र यादगार था। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं अपने शेयर करूँ एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक्सपीरियंस हो। तो अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला बस पूरी फैमिली के साथ बुलवाए, पूरी फैमिली के साथ नसीब फरमाए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जो मेरी कज़न मेरे साथ उम्रे पे गई थी, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करे, उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो दोस्तों मिलता है आपसे किसी और ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।